Hello students, welcome to CR International School online live classes. Dear students, today we'll discuss lesson number 3, changing profit sharing ratio among the exiting partners. Dear students, this वीडियो के अंदर हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीटेड हो गया था, जिसमें आपको इलस्ट्रेशन 1 to 76 टिल टू एक्सरसाइज को कंप्लीटेड करना है और टिल टू सैटरडे इवनिंग तक आपने पीडीएफ बनाकर मेरे पास सेंड करनी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, wear mask, hand sanitizer, keep distance maintain and stay home, stay safe। तो डियर स्टूडेंट्स, आज लेसन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो नाम से विदित है, जानते हो चेंज माने बदलाव होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि को कैसे बांटते थे अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर। जैसे एक उदाहरण से बताता हूं मैं, एबीआर पार्टनर्स, दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 2:1। तो ये तो एट प्रेजेंट की कंडीशन है कि दो एक में बांटते हुए आ रहे थे। अब इन्होंने कहा कि इस रेशियो को हम चेंज करना चाहते, बदलाव करना चाहते, अर्थात अब हम 1:1 करेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये ओल्ड पोजीशन है और ये न्यू है। एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, निर्माण करना, बनाना, किसी चीज को कंस्ट्रक्शन करना। अब यहां पर दोबारा एक दिन फर्म का निर्माण हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, जब ए बी ने बिजनेस को स्टार्ट किया था विद एग्रीमेंट के साथ। आज उसी को रिकंस्टिट्यूशन किया जा रहा है, पुनर्निर्माण, दोबारा। देखो ये निर्माण था, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड। अब यहां पर रिकंस्ट्रक्शन वर्ड जो आ रहा है वो क्या है? पुनर्निर्माण। कि जब पहले जो स्थिति थी उसमें बदलाव करके नई स्थिति, रिकंस्ट्रक्शन वर्ड होता क्या है सुनना जानते। दो पॉइंटों में टिका है, ओल्ड एग्रीमेंट comes to an end। पुराने ठहराव तो समाप्त हो गए, पुरानी बातें खत्म, एंड न्यू एग्रीमेंट comes into force। इसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप हम कहते हैं। वर्ड की शुरुआत क्या हो रही है? चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो में बदलाव होगा। पहले जो था वो बदल कर अब नया आ रहा है, एक तो ये बात। उससे एक वर्ड आ रहा है रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है दोबारा किसी चीज का निर्माण करना। कंस्टिट्यूशन वर्ड क्या था? कंस्टिट्यूशन वर्ड का मतलब था एक दिन जब आपने इसका निर्माण किया था तो ये था कंस्टिट्यूशन। आज रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है अब पुरानी बातें भूलकर नई बातें, न्यू 1:1। दिस इज द रिकंस्टिट्यूशन। तो रिकंस्टिट्यूशन वर्ड क्या हुआ? ओल्ड एग्रीमेंट्स कम टू एन एंड, पुरानी बातें भूलकर, पुरानी बातें खत्म, न्यू एग्रीमेंट, नए ठहराव का आना रिकंस्टिट्यूशन कहलाता है। क्या सरकमस्टांसेस हो सकती है, आखिर क्यों बदलाव करते हैं? नंबर एक, रिकंस्टिट्यूशन वर्ड के कारण क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, आखिर क्यों बदलते हैं? नंबर एक, पहला पॉइंट है वो एग्जिटिंग पार्टनर चेंज करना चाहते हैं। चेंज बाय एग्जिटिंग पार्टनर। एग्जिटिंग पार्टनर का मतलब वर्तमान साझेदार, एग्जिटिंग पार्टनर वर्तमान साझेदार कहते हैं कि हम पहले जो बांट रहे थे अब ऐसे नहीं बांटेंगे, अब हम चेंज करेंगे। चेंज होगा तो रिकंस्टिट्यूशन वर्ड होगा। सेकंड सेकंड पॉइंट है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखो बदलाव कैसे, पहले ए और बी दो पार्टनर थे, उनका रेशियो 2:1 था। अब सी जब एडमिट आएगा तो इनमें बदलाव होगा। भाई नया साझेदार आते ही ये दोनों तो लेंगे लेंगे। अब जैसे ए बी और सी का रेशियो को 2:1, तो इस प्रकार से ये पुरानी बात है और ये न्यू, इसे भी कंफ्यूजन है। तीसरी बात,
रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ए बी सी तीन पार्टनर थे, 3:1 का रेशो था, ये ओल्ड है, इसमें से ये जा रहा है तो कौन बच के, ए बी बच के, मालूम का रेशो 3:2 है। तो पहले पुरानी ये बात थी, नहीं ये बात थी। तो तीन बातें आपके सामने मैंने लिखी हैं, ये बाकायदा लेसन आएंगे नेक्स्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर का, फिर रिटायरमेंट का आएगा। चेंज खुद बदलाव करना, एडमिशन होना, रिटायरमेंट होना। नेक्स्ट पॉइंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ इज द सिमिलर वर्ड। रिटायरमेंट होने पर लाइफ में होता है, डेथ होने पर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है एबीसी में, 3:1 है, सी चलेगा, मृत्यु होगी तो ए बी का रेशो 3:2 होगा या 4:2 होगा, 2:1 होगा। तो ये जो न्यू रेशो है ये ए बी का, तो ये पुरानी बात थी, ये नहीं है, ये ओल्ड है, न्यू है, इसे रिकंस्ट्रक्शन वर्ड होगा। नंबर फिफ्थ, फिफ्थ है अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप, अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, ए बी दो एक फर्म थी, सी डी एक फर्म थी, इसका रेशो 2:1 था, इसका 3:1 था। अमलगमेट में होता है सम्मिश्रण, दोनों को मिला दिया, इनको मिला के एक फर्म बनाई। तो जब एक फर्म बनेगी तो अब ए बी सी और डी, तो ये ओल्ड है। अब बांटते हैं 4-2-3-1 में, इसे कहते हैं। तो 5 बातें हमारे सामने आई जब एक फर्म का पुनर्निर्माण किया जाता है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर मींस दैट old agreements come to an end and new agreement come into force। अब देखिए हमारे सामने क्या क्या स्थिति होगी, क्या क्या चीजें हम अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा तो व्हाट इज द प्रॉब्लम्स एंड। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ द सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और एक चर्चा करेंगे गुडविल के रिगार्डिंग में। आज दो कंसेप्ट से बारे में बात करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपलिसिटी है, नाम से विदित है। सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग करना, और गेन का मतलब होता है किसी चीज की लाभ प्राप्ति होना, फायदा होना। सैक्रिफाइस कब होगा और गेन कब होगा, देखिए सैक्रिफाइस का मतलब होता है ए बी पार्टनर है, रेशियो 2:1 है, अगर ये अपना हिस्सा, ये कैंडिडेट अपना इसको दे देता है, सुनना ध्यान से, तो इसको सैक्रिफाइस होगा, इसका फायदा होगा। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर की बात करते हैं, वर्तमान में जैसे मान ले तो उदाहरण के लिए ए और बी, दो रोटी ये खाता था, दो ये खा रहा था, ठीक है। अब देखिए ओल्ड पोजीशन है, सैक्रिफाइस क्या हुआ, ए ने अपनी एक रोटी बी को दे दी, तो ए के पास एक रहेगी और बी के पास 3 होगी। तो यहां पर इसको तो नुकसान हुआ, सैक्रिफाइस किया त्याग, और इस कैंडिडेट को गेन हुआ। तो आगे समझ में सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइस का मतलब होता है कोई भी साझेदार अपने हिस्से में जो वर्तमान में है उसमें से उसका हिस्सा कम हो जाए, उसे सैक्रिफाइस कहते हैं। और दूसरे कैंडिडेट का क्या होता है, बढ़ जाए, उसे गेन कहते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब होता है कि सरेंडर सम ऑफ द ओल्ड शेयर। ये अब सरेंडर कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने पुराने हिस्से को इन फेवर ऑफ किसके, इस साझेदार के फेवर में। तो हम ये कह सकते हैं ऑन फेवर ऑफ वन और मोर अदर पार्टनर। ए ने सरेंडर किया किसके लिए, एक के लिए करे या दो के लिए करे, अदर पार्टनर्स के लिए अपना हिस्सा दे देता है, उसे कहते हैं सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला आएगा, सैक्रिफाइस रेशियो नोटेड कर लेना, फॉर्मूला बन गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मीनिंग क्लियर हो गया, सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब होता है
ए सरेंडर ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ वन और अदर पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो फिर गेनिंग रेशियो क्या है? चेंज इन प्रॉफिट से वन और मोर ऑफ द एग्जिटिंग पार्टनर। एक या एक से ज्यादा पार्टनर, वन और मोर द एग्जिटिंग पार्टनर्स गेन सम पोर्शन ऑफ द अदर पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब एक बी गेन कर रहा है, गेन कब करेगा? जब ये कोई पोर्शन अपना इसको शेयर में डाल दे। ए अपना हिस्सा किसको दे रहा है? बी को दे रहा है, और बी को क्या हो रहा है? वो फायदा हो रहा है। तो जो पोजीशन चेंजमेंट हुई है, अक्वायर ऑफ हिज शेयर, इसने इसका हिस्सा एक्वायर कर लिया, तो उसे हम कहेंगे गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला सैक्रिफाइस रिवर्स हो जाएगा, ये इसका रिवर्स होगा। तो गेनिंग रेशियो के स्टूडेंट बराबर होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यही कंसेप्ट अगले लेसन में भी आएगा सैक्रिफाइस रेशियो के लिए। मीनिंग पता लग गया, फार्मूला। अब इसके दो सवाल है, इसमें से एक सवाल हम करके देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट और सेकंड में से एक क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ए बी पार्टनर है, रेशियो 2:1, जो मैंने एग्जांपल में लिखा था 2 पर। ये ओल्ड है। उन्होंने कहा कि अब हम जो चेंज करेंगे वो 1:1 होगा, ये। और सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला क्या पढ़ा आपने? ओल्ड रेशियो माइनस है न्यू रेशियो। एक का ओल्ड क्या है? 2/3, 1/2, एलसीएम 6, 4 - 3 प्लस 1/6। फिर उसके बाद बी का ओल्ड रेशियो 1/3, 1/2, एलसीएम 6, 2 - 3 -1/6। ध्यान देना क्या है, ये सैक्रिफाइस गेन कैसे बना? सैक्रिफाइस गेन नोटेड करना ध्यान से। इस कैंडिडेट को अपना 1/6 भाग इसको दे दिया, तो इसको सैक्रिफाइस, ध्यान रखना, इफ साइन इज पॉजिटिव, अगर साइन प्लस का आ रहा है तो सैक्रिफाइस हो जाएगा, और साइन जैसे ही चेंज हो जाएगा ओल्ड में से न्यू घटाते समय कभी भी। अगर दोनों पॉजिटिव हो नहीं सकते क्योंकि दोनों ने ही बदलाव किया है, तीसरा होता चलो मान लेते हैं, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहां पर सीधी सी बात आ रही है, वर्तमान ही साझेदार आपस में, मैंने अभी कहा था उदाहरण, ए और बी दो ही पार्टनर है, 4 रोटी दो खा रहे हैं, एक अपनी देगा, एक का सैक्रिफाइस होगा तो दूसरे का गेन होगा। आप सीधी सी दो कैंडिडेट लेके चलिए अपने आप, एक एग्जांपल मानकर, आपके पास भी उतनी है, उसके पास भी। आप एक कैंडिडेट एक देगा तो उसके पास कम हो जाएगी, तो आपके पास ज्यादा होगी। आपके पास जब एक होगी उसके पास 3 होगी, तो आपका सैक्रिफाइस होगा, उसका गेन होगा। तो इस प्रकार से जितना इसने सैक्रिफाइस किया उतना ही उसको गेन हुआ, क्योंकि प्रेजेंट में रेशियो तो सेम था 2:1। 3 है तो 1.5 और 1.5। अब देखो इसमें एक एक का मतलब होता है बराबर बराबर। 3 रोटी थी, 2 ये था, 1 ये। अब यहाँ पर 1/1 का मतलब होता है 1/2 1/2। 3 को तो इसका मतलब 1.5 यहाँ पर, 1.5 यहाँ पर, तो इसने अपनी आधी रोटी इसको दे दी, तो आधा इसका सैक्रिफाइस है, इसका गेन हुआ। एक सिंपली वर्ड भी है, तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सैक्रिफाइस। नेक्स्ट इसका एक इलस्ट्रेशन और दे रखे हैं, वो आप खुद कर लेंगे। ध्यान रखना, व्हेन साइन इज पॉजिटिव सैक्रिफाइस, व्हेन माइनस इज गेन। क्योंकि फॉर्मूला क्या बना था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट गुडविल। गुडविल क्या वर्ड है? गुडविल किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, गुडविल जस्ट लाइक रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब क्या है? रेपुटेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम होना, किसी फर्म का नाम होना, किसी बिजनेस का नाम होना। तो गुडविल वी कैन से द सिंपली वर्ड द रेपुटेशन, नेम एंड फेम।
गुडविल होती क्या है? गुडविल डियर स्टूडेंट्स एक बिजनेसमैन की ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी, उसकी हार्ड वर्किंग, उसकी डिटर्मिनेशन, उसके द्वारा किए गए बिहेवियर, उसका व्यवहार डिपेंड करता है। देखिए अच्छे व्यक्ति की गुडविल हमेशा ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं एक बिजनेसमैन कस्टमर के साथ कैसा ट्रीटमेंट करता है। अब देखो कस्टमर, अब गुडविल का सीधा संबंध क्या होता है? सीधा प्रॉफिट से होता है। प्रॉफिट से कैसे? सुनो ध्यान से। गुडविल एक बिजनेस की ज्यादा है तो कस्टमर ज्यादा होंगे, कस्टमर ज्यादा होंगे तो उसकी सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इसलिए गुडविल जस्ट लाइक द रेपुटेशन, नेम एंड फेम, ये तो है इसका मीनिंग। अब इसकी डेफिनेशन बताई गई है। डेफिनेशन किसने दी है? देखो सुनो, लॉर्ड एल्डन ने एक डेफिनेशन बताई, सुनिए वो क्या डेफिनेशन है प्लीज। लॉर्ड एल्डन ने कहा गुडविल इज नथिंग मोर देन, गुडविल इससे ज्यादा नहीं है, क्या है? मे बी प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर चूज ओल्ड प्लेस, ओल्ड कस्टमर चूज ओल्ड प्लेस। सुनो ध्यान से क्या है इसमें, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, डेफिनेशन चीजें। गुडविल नथिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी, कहता है गुडविल इस संभावना के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। क्या नहीं है? कि पुराना ग्राहक हमेशा पुराना स्थान ही चुनता है। आप मान लेते एक दुकान से सामान खरीदने लगे और आपको उस दुकानदार पर विश्वास हो गया क्योंकि उसने आपके साथ व्यवहार अच्छा है, आपको जो गुड सप्लाई कर रहा है वो अच्छी दे रहा है। तो इस प्रकार से पुराना ग्राहक हमेशा पुरानी स्थान को चुनेगा, ये गुडविल है। गुडविल जस्ट लाइक जैसे मैग्नेट होता है, आयरन को जैसे खींचता है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही गुडविल का मतलब होता है वो बिजनेसमैन उस कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और आकर्षित क्या कर रहा है? क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा है, उसकी हार्ड वर्किंग है, उसकी डिटर्मिनेशन। तो ये था मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स, गुडविल की फीचर क्या है? मीनिंग डेफिनेशन पढ़ने के बाद थोड़ा दिमाग में आया कि वास्तव में क्या फीचर। नंबर एक, इट इज एन intangible asset। देखो हमने दो एसेट पढ़ी थी, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या होते हैं? वी कैन टच एंड सी, फर्नीचर, प्लांट एंड बिल्डिंग, टेंजिबल है, मूर्त जिसका रंग रूप आकार दिखाई दे रहा है। गुडविल एक इंटेंजिबल अमूर्त संपत्ति है, रंग रूप आकार नहीं है, केवल फील करते हैं कि उस बिजनेस की गुडविल है। जस्ट लाइक फीलिंग, फीलिंग कैसे? हम ये सोचते हैं कि कस्टमर ज्यादा जा रहे हैं, तो गुडविल कैन नॉट सीन, दिखाई नहीं, गुडविल को आप देख नहीं सकते, ओनली फील दैट, केवल महसूस करते हैं। फर्नीचर की तरह उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल क्या करते हैं? तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। नंबर टू, इट इज ए वैल्यूएबल एसेट, इट इज ए वैल्यूएबल, जैसे और एसेट्स, फर्नीचर की कीमत है, बिल्डिंग की है, वैसे गुडविल की भी कीमत है। गुडविल को निकाला जाता है बाकायदा मेथड्स में कि एक फर्म की गुडविल कितनी है, आखिर उसने कितनी मेहनत कर रखी है, उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे मिल रहा है। तो गुडविल भी एक वैल्यूएबल एसेट्स है जिसको कीमत में दर्शाया जाता है। जो बैलेंस शीट की एसेट्स वर्ड है तो एसेट्स में शो होगी, तो गुडविल इज ए वैल्यूएबल एसेट। इट इज हेल्पफुल टू अर्निंग द एक्सेस प्रॉफिट। अब ये तो बताया ही था मैंने कि गुडविल का मीनिंग नहीं बताया गया था कि प्रॉफिट जितना है उससे ज्यादा होगा, क्यों होगा? देखो कस्टमर एक दुकान पे जितने ज्यादा आएंगे उसकी बिक्री ज्यादा होगी, बिक्री ज्यादा होगी तो जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो संबंध है गुडविल का वो एक्सेस प्रॉफिट से है। नेक्स्ट, इट इज वैल्यू लाइबल टू कंस्टेंट द फ्लक्चुएशन, इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। देखो क्या है,
कांस्टेंट माने स्थिर और फ्लक्चुएशन माने होता है बदलाव। देखिए परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं इसकी जो कांस्टेंट ऑलवेज प्रेजेंट एज ए साइलेंट एसेट टू बिजनेस वैल्यू द सुपर प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट कमा रहा है। अब फ्लक्चुएशन कैसा आएगा, मैंने कहा ना जितना प्रॉफिट होता है जो एक्चुअल में हम मानते हैं उससे ज्यादा एक्सेस चलता जाता है तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। हम फार्मूले में पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट बराबर होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्सेसिव जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ है कांस्टेंट माने स्थिरता पाई जाती है, फ्लक्चुएशन माने उतार चढ़ाव आता है। तो उतार चढ़ाव कांस्टेंट, फ्लक्चुएशन दैट्स लाइक इन द चेंजमेंट ऑफ द प्रॉफिट। नेक्स्ट, it is valuable when the entire business is sold. Entire business was sold. गुडविल को तभी याद किया जाता है उस समय में चलती रहती है। अब हमें निकाले कि बिजनेस की गुडविल कितनी है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख। जब हमने बिजनेस को पूरे को बेचेंगे, मान लेते सुनो ध्यान से आपके पास 5 लाख की एसेट्स है और उसके रुपए आप 6 लाख रुपए मांग रहे हैं और बंदा आपको 6 लाख रुपए क्यों दे रहा है, कीमत तो 5 के 6 लाख क्यों पे कर रहा है, 1 लाख रुपए आपको गुडविल के ही दे रहा है। तो जब बिजनेस हमारा सोल्ड होता है तब हमें पता लगता है कि हमने कितनी रेपुटेशन बनाई है, कितना नेम और फेम कमाया। नेक्स्ट है इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस ऑन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द गुडविल। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट होने में डिफिकल्टी आती है। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द गुड, क्योंकि कोई सर्कमस्टांसेस नहीं होता, कोई पैमाना नहीं होता, हम ये कह सकते हैं क्योंकि फ्लक्चुएट वैल्यू में बी द फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, चेंज इन द मे बी सर्कमस्टांसेस, बदलाव चलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती है, कई बार रेपुटेशन बहुत है, कई बार कम भी हो जाती है, तो डिफिकल्टी तो आती है, लेकिन फिर भी कुछ मेथड्स के द्वारा हम गुडविल को वैल्यूएट करते हैं। तो दीज आर द 6 फीचर्स, रिपीट अगेन, सुनिए ध्यान से। इट इज ए इंटेंजिबल एसेट, सही, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, ओनली फील दैट। वैल्यूएबल है और जैसे एसेट है उसकी तरह ये भी कीमत में है, वैसे ही लिखी जाती है, जैसे प्लांट मशीनरी 5 लाख की है तो गुडविल भी 1 लाख 2 लाख की। एक्सेस प्रॉफिट कमा के देती है, जितना प्रॉफिट हम देते हैं उससे ज्यादा, क्योंकि रेपुटेशन अच्छी है आपकी। कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, परिस्थितियां बदल सकती, बदलाव आता रहता, कांस्टेंट स्थिरता भी रहती है गुडविल में, फ्लक्चुएट भी होती रहती है। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है, इस वजह से हमारा बिजनेस है वो सोल्ड करते हैं तभी गुडविल को हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे 5 लाख की चीज के 6 लाख रुपए अगर मिले, एंटायर बिजनेस सोल्ड करेंगे तब गुडविल का पता लग जाता है। और एग्जैक्ट वैल्यू में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, ये हम मानते हैं, क्योंकि टाइम इज नॉट, सर्कमस्टांसेस में इक्वलिटी नहीं होता है, बदलाव आते रहते हैं, फ्लक्चुएशन चलती रहती है, कांस्टेंट होता रहता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस जब बदलती है तो इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस इफेक्टेबल बाय, क्योंकि बिजनेस में आंतरिक भी प्रभाव और एक्सटर्नल बाहरी तत्व भी प्रभाव डालते हैं। हम ये नहीं कह सकते केवल हम अपने घर में रह रहे हैं तो केवल अपने तक सीमित है, हमें एक्सटर्नल एक्टिविटी भी अफेक्ट करती है। तो बिजनेस में हर चीज को ध्यान में रखा जाता है, इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ गुडविल। अब गुडविल की उत्पत्ति कैसे होती है या फैक्टर्स अफेक्ट, origin of goodwill are factors affecting the value of goodwill, factors affecting the value of goodwill। ध्यान ना, क्या ध्यान करना है, देखिए ध्यान दीजिए प्लीज। फैक्टर माने वो कौन से तत्व हैं जो गुडविल को कम और ज्यादा करते हैं। ओरिजिन माने होता है उत्पत्ति की, गुडविल कैसे पैदा होती है, ओरिजिन कैसे होता है, उद्गम कैसे होता है गुडविल का। तो वो बारी बारी से देखिए क्या पॉइंट है। नंबर 1, फेवरेबल लोकेशन। सुनो ध्यान से, फेवरेबल माने होता है अनुकूल, लोकेशन माने हो जहां आप बिजनेस सेटल कर रहे हैं। सुनो ध्यान से कैसे, आप एक ऐसी लोकेशन पे बिजनेस सेटल कर रहे हैं जहां पे कस्टमर आसानी से जा सकता है, तो गुडविल ज्यादा होगी ऑटोमेटिक। जहां कस्टमर ही ढंग से नहीं पहुंच पाता, जो लोकेशन आपने चूज की है
वहां कस्टमर ही अगर नहीं चाहेगा तो गुडविल इक्वल टू जीरो। तो आपने कोई भी बिजनेस जब सेटल करें तो जरूरी है कि एक ऐसा प्लेस डिसाइड करें जहां पर एवरीथिंग इज, जो आपकी हर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीटेशन नहीं है तो हम ये कह सकते हैं आपकी जो लोकेशन है वो सही चूज नहीं हुई है, जिससे गुडविल मेंटेन नहीं हो पाएगी। नंबर 2, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट टू मैनेज इट। अब काम करने वाले व्यक्ति, उनकी कार्य कुशलता देखी जाती है। देखो, आप जैसे मेहनत ईमानदार अगर व्यक्ति हैं तो गुडविल मेंटेन होगी। अगर उसमें काम करने वाले व्यक्ति ऐसे हैं जिनका बिहेवियर सही नहीं है, जो हार्ड वर्किंग नहीं करते हैं, जो डिटर्मिनेशन नहीं है, तो फिर गुडविल तो मेंटेन नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कस्टमर आया, आप उसकी डील कैसे कर रहे हो? आपने कहा हाँ जी बैठिए सर आए, तो आप एफिशिएंट मैनेजमेंट कर। अगर मैनेज कर आपको मैनेज ही नहीं करना आ रहा, कस्टमर के साथ डीलिंग ही नहीं करने आ रही, तो फिर गुडविल मेंटेन नहीं होगी। नेक्स्ट, लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। लॉन्गेविटी में होता है चलना, कि आपने जो बिजनेस कर रखे है वो कितने समय के लिए, 1 साल हुए हैं, 2 साल हुए, 5 साल हुए, 10 साल हुए। देखो बिजनेस पे डिपेंड करता है, जितना पुराना बिजनेस होगा उतनी गुडविल अच्छी होगी। देखो एक कैंडिडेट ने आज बिजनेस किया, गुडविल इतनी जल्दी तो नहीं बनेगी, कस्टमर इतनी जल्दी तो ग्राहक नहीं, विश्वास भी बहुत बड़ी चीज होती है। और एक बिजनेस बहुत लंबी अवधि तक चलता हुआ आ रहा है, तो जो ओल्डर बिजनेस होते हैं, पुराने बिजनेस होते हैं, हम ये कह सकते हैं क्योंकि कस्टमर उनसे ज्यादा जुड़ जाते हैं, उनका व्यवहार अच्छा होता है, इसलिए उनकी गुडविल अच्छी होती है। तो टाइम पीरियड डिपेंडेबल होता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ गुड्स। अब आपने जो बिजनेस कर रखा है वो किस वस्तु का कर रखा है ये भी डिपेंड करता है। अब मान लेते हैं किराने की दुकान, एक उदाहरण बता, रोजमर्रा की जिंदगी में कस्टमर तो आएगा ही आएगा, तो बिक्री तो होगी होगी। अब आपने एक इलेक्ट्रिक की दुकान की और उसमें रखे एसी इलेक्ट्रिक, अब उसकी बिक्री भाई क्या होती है, सीजनल होती है। सर्दी में इतने नहीं बिकेंगे क्योंकि इसकी डिमांड तो गर्मियों में है। अब आपने जैसे वूलन के कपड़े रख रखे हैं, अब वूलन के सारे कपड़े तो सर्दी में डिमांड होगी, गर्मी में तो नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो किस प्रकार की वस्तु आप, नेचर ऑफ द गुड्स इज डिपेंडेबल फॉर योर गुडविल। तो हम ये कह सकते हैं गुडविल जो होती है सच इज द गुड्स इज द मे बी, जिन वस्तुओं की डिमांड कईयों की स्टेबल होती है, किनकी फ्लक्चुएशन होती है। अभी हमने कहा कि किराने की दुकान है तो फिर भी रेगुलर चलती रहेगी, लेकिन कुछ वस्तु जो मैंने उदाहरण बताया वो स्टेबिलिटी होती है। नेक्स्ट, पोसेशंस ऑफ द लाइसेंस। पोसेशन ऑफ द लाइसेंस का मतलब होता है आपके कब्जे में वो लाइसेंस है भी नहीं है। आप ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट है। ऐसे कोई वस्तु आप बेच रहे हैं उसके लिए आपने वो लाइसेंस ले रखे नहीं ले रखे। जैसे मान लेते उदाहरण के लिए आप एक शूज की दुकान करना चाहते हैं और वो भी एक्शन कंपनी, अब आप एक्शन की तो कर लिए, लाइसेंस आपने लिया नहीं, और बिना लाइसेंस के अगर आप आते हैं तो कस्टमर को आपके ऊपर 1% विश्वास नहीं है, हो सकता है कि आप उसको गलत वस्तु प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए डिपेंड है कि जो वस्तु हम बेच रहे हैं उसका बेचने का आपके पास लाइसेंस भी है या नहीं है। कुछ वस्तुओं को हमने कहा कि जो लाइसेंस का मतलब होता है, जब लाइसेंस इज द रिक्वायरमेंट फॉर यू, तो आपको उस चीज का लाइसेंस होना, पोसेशन ऑफ द लाइसेंस का मतलब होता है कि हम जो भी एक्चुअल है, कोई भी हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, अब लाइसेंस है नहीं, इंपोर्ट आपने कहां से करोगे इंपोर्ट आप? एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्ड है, इंपोर्ट का मतलब हम दूसरे देश से मंगवाना चाहते हैं या कहीं से भी मंगवाना चाहते हैं वस्तु। अब इंपोर्ट लाइसेंस आपके पास है नहीं, देखिए जब तक लाइसेंस ना होगा आप वस्तु इंपोर्टेड नहीं कर सकते हैं। तो इंपोर्ट लाइसेंस का मतलब होता है उस वस्तु के लिए आपका लाइसेंस की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। नेक्स्ट,
मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट। क्या होता है मोनोपोलिस्टिक? देखो, मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है कि आपने एक वर्ड सुना होगा मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है किसी वस्तु को बेचने वाला एक ही व्यक्ति है, एकाधिकार। देखिए, मोनोपोली में हमेशा प्रॉफिट ज्यादा होगा। कैसे? मान लेते हैं इलेक्ट्रिक लगा लेते हैं आप, बिजली बिजली के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या हमारे हरियाणा में जैसे दक्षिण हरियाणा विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड उत्तरी, आप मीटर्स लगवाते हैं, रीडिंग के पैसे 5 से 6 रुपए कर दिए, ठीक है। देखिए, अगर मोनोपोली है तो आप ये नहीं कर सकते, 6 को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको देने पड़ेंगे। तो मोनोपोली में क्या होता है, आप वो बंदा एक ही बेचने, देखो बेचने वाले एक हो, खरीदने वाले बहुत हो, तो प्रॉफिट कमाएगा। मोनोपोलिस्टिक वर्ड भी यही है कि मान लेते हैं कार बेचते हैं। अब कार में ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 कंपनियां होंगी, तो वहां 12 कंपनियां मिलकर अपना, देखो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ तो बनावट में, आकार में अलग अलग परिवर्तन होता है, तो उनकी कीमत भी अलग अलग होती है। तो लेकिन है तो मोनोपोलिस्टिक है, तो यहां पर भी प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन जहां पर परफेक्ट कंपटीशन होता है, बेचने वाले भी बहुत और खरीदने वाले, वहां प्रॉफिट इतना मार्जिन नहीं कमाया जा सकता। तो मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स की वजह से भी हम अपना प्रॉफिट को एक्सेस कर सकते हैं, जो गुडविल पे डिपेंडेबल करती है। रिस्क इन्वॉल्व, नंबर 7, रिस्क इन्वॉल्व। अब रिस्क का मतलब क्या होता है? जोखिम से खेलना। अब भैया ये तो सीधी सी बात है कि आप जो भी जोखिम से खेलना, खतरों के खिलाड़ी, भाई जितना रिस्क लेगा उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा। जो कैंडिडेट जोखिम ही नहीं ले रहा, पैसे ही नहीं लगा रहा, डर रहा है, तो भाई यहाँ तो सीधी सी बात है, बिजनेस में जोखिम तो लेना ही होगा। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, खोलने से पहले अगर डूबेंगे, बिजनेस फेल होगा, तो इसका मतलब आप जोखिम नहीं ले रहे हैं। रिस्क लेना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, रिस्क होगा तो प्रॉफिट भी होगा। और रिस्क ही अगर आप नहीं ले रहे हैं, तो हायर रिस्क द प्रॉफिट आल्सो। नेक्स्ट, तो हम कह सकते हैं मोर जितना रिस्क होगा, जितना गुडविल विल बी लेस। सॉरी, तो यहां पर कहते हैं कि जितना रिस्क, जोखिम ज्यादा है, एक तो जोखिम लेना पड़ेगा, और जिसमें बहुत ही ज्यादा जोखिम होगा, पैसे लगे और आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो फिर गुडविल आपकी, इसका मतलब लेस। देखिए, शुरू में मैंने क्या कहा था कि जोखिम बिजनेस के प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है। आपको रिस्क लेना होगा, बिना रिस्क के प्रॉफिट नहीं हो सकता। मान लेते हैं आपके पास पैसे है, आप बिजनेस सेटल नहीं कर रहे, तो प्रॉफिट कहां से होगा जब आप रिस्क ही नहीं ले रहे। लेकिन आपने रिस्क ले लिया, रिस्क लेने के बाद अगर आपके कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन कम है, तो गुडविल आपकी लेस है, इसका मतलब आपने कस्टमर डीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज योर। नेक्स्ट, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। केवल इतना ही कर लेना, एक पॉइंट ही बहुत है। ट्रेंड माने होता है बदलाव। अगर प्रॉफिट डे टू बढ़ रहे हैं तो गुडविल है, घट रहे हैं तो गुडविल है। ट्रेंड माने बदलाव होता है। तो दीज आर द मेन। और भी पॉइंट है, वैसे बता देता हूं मैं। फ्यूचर कंपटीशन, जितना कंपटीशन ज्यादा होगा, गुडविल कम होगी। नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायर्ड। आप कैपिटल की रिक्वायर्ड बिजनेस आल्सो में भी, बिना कैपिटल के इन्फ्लुएंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुडविल। हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल के अंदर इंटरप्राइजेस सेम रेशियो ऑफ द प्रॉफिट और नोट। आपने कैपिटल कितनी लगाई है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है। नेक्स्ट, अदर भी हो सकते हैं कि आपके इंडस्ट्री रिलेशनशिप अच्छे, गुड्स हैं, अच्छे हैं तो फेवरेबल। अगर आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है, उनके रूल रेगुलेशन अच्छे हैं, तो गुडविल मेंटेन होगी। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं देश में। मान लेते बार बार चुनाव अगर मान लेते 5 साल में हो, तो स्टेबिलिटी है, तो गुडविल मेंटेन होगी। अब वहीं
पॉलिटिशियन ही गुडविल अब सेंट्रेबल नहीं है तो फिर आपका बिजनेस भी स्टेबल नहीं हो सकता। तो दीज आर द सम सर्कमस्टांसेस। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल को दो में क्लासिफाइड किया जाता है, फिर थ्योरी खत्म हो जाएगी। नंबर एक होता है परचेज गुडविल, जो गुडविल हम खरीदते हैं, और एक होते हैं सेल्फ जनरेटेड। ये थ्योरेटिकल पॉइंट में खत्म है, प्रैक्टिकल पार्ट कल हम करेंगे मेथड। परचेज गुडविल, आपने गुडविल खरीदी, खरीदी के मेरे कहा इंटायर बिजनेस छोड़ करो, तो खरीद रहे हैं 5 से 6 लाख दे रहे, पता लगा परचेज कितने में किया आपने गुडविल को, 5 के 6 दे तो 1 लाख रुपए हो गया। एक होता है सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड का मतलब है जो उस व्यक्ति ने बनाई थी तो आपने खरीदी, सेल्फ खुद बनाई, आपने बिजनेस शुरू किया, 5 से 10 साल तक आपने मेहनत की, आपने खुद जनरेट की। तो क्लासिफिकेशन में दो गुडविल आ रही है, एक तो आपने खुद नहीं की, आपने 10 साल से चला हुआ बिजनेस खरीदा तो परचेज गुडविल होगी, आपने खरीद ली। और सेल्फ जनरेटेड का मतलब तो खुद आपने बिजनेस सेटल किया है और उसे जो बनाई है वो सेल्फ जनरेटेड बिजनेस कहलाता है। तो दीज आर द नीड क्या होती है, देखो हमने जब बताया गुडविल की एग्जीक्यूटिव पार्टनर की वजह से, जब साझेदार रिटायरमेंट होता है, एडमिशन होता है, आगे हम जब लेसन पढ़ेंगे तो गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, व्हेन एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड द अमलगमेशन, जो शुरू में मैंने लिखे थे 5 पॉइंट। चेंज इन प्रॉफिट किया था मैंने, शुरुआत रिकंस्टिट्यूशन में लिखा सेम नीड वो की वो है जरूरत, गुडविल की जरूरत क्यों पड़ रही है, चेंज होगा, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, अमलगमेशन होगा, हमें गुडविल की जरूरत होगी। तो दीज आर द कंप्लीटेड। नेक्स्ट जो कल की वीडियोज में होगा पार्ट 2, वो प्रैक्टिकल पार्ट अब स्टार्ट हो जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट हमारा आज का कंप्लीटेड है। चलिए अपने डाउट से थ्योरेटिकल है, ज्यादा डाउट नहीं होंगे, आई होप सो दैट। चलिए प्लीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आरती, यस, मिंटू, मिंटू, मोहित शर्मा, गुड मॉर्निंग। कौन सा पॉइंट बोलना एक बार बेटा, जितना लंबा अवधि होगी बिजनेस आज खोल रखा है, एक 10 साल पुराना और एक साल के डिफरेंस हो गया ना, तो 10 साल वाले की गुडविल ज्यादा पाएगी, 1 साल वाले कोई पाएगी। और बोलिए सुदेश, हाँ जी बोलिए, नो, विकास यादव, गुड मॉर्निंग, हाँ बोलिए, ओके, पलक, गुड मॉर्निंग, योगेंद्र, योगेंद्र कल क्लास में नहीं थे, योगेंद्र, सुदेश, माइक ऑफ करो, सुदेश माइक ऑफ करो, सुदेश माइक ऑफ करो, हाँ योगेंद्र बोलो, योगेंद्र, आवाज नहीं पहुंच रही योगेंद्र, हर्ष, ओके, तरुण यादव, कामना, ओके, अंकित, डू नॉट राइट एनी वर्ड इन द चैट बॉक्स, ओके, अंकित, अंकित माइक ऑन कीजिए प्लीज, गुड मॉर्निंग बेटा, जो भी है अपना वैसे बोलो, चैट बॉक्स में एक वर्ड लिखे प्लीज, ओके, ओके, डू नॉट राइट एनी वर्ड इन द चैट बॉक्स, आरजू यादव, नेहा, परवीन,
परवीन, परवीन आवाज नहीं पहुंच रही क्या मेरे? साक्षी, गुड मॉर्निंग। प्रिया, प्रिया बोलो। प्रिया आवाज नहीं पहुंच रही क्या? प्रिया फ्रॉम रेवाड़ी। प्रिया, प्रिया से आवाज नहीं पहुंच रही है। कोई स्टूडेंट ऐसा जिससे मेरी बात ना हो पाई हो? एनी स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट, लेसन नंबर 2 को आप कंप्लीटेड मोड पर रखकर टिल टू सैटरडे तक, शाम तक अपनी पीडीएफ बनाकर सेंड कर दें। कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।